लाइव है मैम, अब आप लोग? हाँ हम जी, लोग लाइव है जी, लाइव हो चुके हैं मैम। ठीक है, आप लाइव कीजिए। हम्म। नमस्कार, मैं सरोज आप लोग जी। लाइव। नमस्कार, मैं सरोज कुमार श्वेता आप सभी साहित्य प्रेमियों व हमारे मुख्य अतिथि धर्मेश अविचल जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिल की गहराइयों से अभिनंदन और वंदन करती हूँ। इस वशिष्ठ और सजीव कार्यक्रम जिसका नाम एक शाम साहित्य के नाम है, यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक भावात्मक यात्रा है जहां शब्द बोलते हैं और भाव बहते हैं और आत्मा को छू लेने वाला साहित्य हम सबको एक सूत्र में बांधता है। आज की यह शाम समर्पित है उनकी लेखनी को जो कागज पर नहीं चलती बल्कि हृदयों की जमीन पर उतरती है। हिंदी ओज के अद्भुत आदरणीय धर्मेश अविचल जी का इस साहित्य यात्रा में प्रथम संध्या पर हार्दिक स्वागत व वंदन है। मैं उनको नमन करती हूँ। आपका हमारे मंच पर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आज हम सब मिलकर आपके भावों को पंख लगाकर शब्दों की दुनिया में उड़ान भरना चाहेंगे। तो मैं आदरणीय अविचल जी के स्वागत में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि आ गए हैं अविचल जी शब्दों की तलवार लिए, आ गए हैं अविचल जी शब्दों की तलवार लिए, राष्ट्र भक्ति के हर स्वर में भावों की हुंकार लिए। तो स्वागत है सर आपका, और हम आपसे वार्तालाप आज करना चाहेंगे। और वार्तालाप में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कुछ अपना परिचय थोड़ा बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता जानता संगमे मही। एक शाम साहित्य के नाम, जिनका आयोजक है शब्द वीणा फरीदाबाद साहित्यिक समिति हरियाणा के जितने भी पदाधिकारी हैं, आज की संचालिका जो बड़े अच्छे से इन्होंने शुरुआत की है, आदरणीय सरोज जी, शब्द वीणा साहित्यिक संस्था की फाउंडर रश्मि जी, श्रीमती रश्मि जी, आपको नमन। और जितने भी पदाधिकारी हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष, सबको प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज शब्द वीणा राष्ट्रीय साहित्यिक सह सांस्कृतिक संस्था के पटल पर मैं आपसे कुछ संवाद करने के लिए उपस्थित हूं। आपका प्रश्न आया है काव्य यात्रा कहां से शुरुआत हुई। ये कहा जाता है कि आगे जो व्यक्ति कुछ बनता है उसकी शुरुआत उसके बचपन काल में हो जाती है। कहीं न कहीं से परमात्मा ने जो उसके अंदर बीज डाला हुआ है, उस बीज को अंकुरित होने के लिए वातावरण मिल जाता है, पोषण मिल जाता है। तो बचपन काल से ही कुछ इस तरह का गुरुओं का, साथियों का सानिध्य रहा कि परमात्मा प्रदत्त जो काव्य प्रतिभा का अंकुर था, बीजारोपण था,
उसे पल्लवित होने के लिए वातावरण मिला। मेरा नाम धर्मेश अविचल है, रहने वाला गांव कासिमपुर, पोस्ट रामनगर, थाना दादों, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से हूँ। वर्तमान में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ आर्यनगर सराय ख्वाजा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। साहित्यिक यात्रा के संबंध में आपने पूछा है, तो पहली रचना कक्षा 8 में मैंने लिखी थी। मेरे मामा श्री जो रचनाकार थे, मेरा पैतृक गांव भले ही कासिमपुर है, लेकिन मेरा जन्म जो हुआ वो एटा जिले में हुआ था, ग्राम मुबारकपुर में। वहीं से मेरी शिक्षा हुई। ग्राम 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 मुबारकपुर, छचेना, एटा, जनपद एटा। तो फिर तो आपकी और जन्मभूमि और मेरी जन्मभूमि सेम है। अच्छा अच्छा, आप भी वहीं से हैं? जी, मैं भी वहीं से हूँ, मेरी एटा, जन्मभूमि वही है। एटा में कहाँ से? कुठला लायकपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मामा श्री गायक भी थे और रचनाकार भी थे। मूलतः वो कीर्तन और भजन लिखा करते थे। तो तुकबंदी करना मैंने 8वीं क्लास में सीखा। उन्हें दिखाता था, जैसे कोई तर्ज मिल गई हमें, उस पे बनाना। फिर एक पत्रिका हमें मिली, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज एटा से निकलती थी। वो मैंने पत्रिका बहुत पढ़ी है, मेरे पास कम से कम इतना ढेर था उस पत्रिका का। जी बिकॉज जी मेरे जो दादाजी थे वो वहाँ जी। लेक्चरर थे, तो अच्छा उनकी अच्छा। बहुत पत्रिकाएं, मैंने इतनी पत्रिकाओं का ढेर लगा रखा था अपने घर में यहाँ फरीदाबाद में। जितनी जी, भी जीवनियां थी, चाहे वो तुलसीदास की थी चाहे किसी की भी थी, मैं सारी उसी में से याद करके अपने 10th क्लास में लिखती थी। बहुत बढ़िया। तो गांधी आज, स्मारक इंटर कॉलेज, मेरे पापा जी वहीं से पढ़े हुए हैं। जी जी जी। तो उस पत्रिका को जब पढ़ा तो उसमें तमाम रचनाएं पढ़ी, और ये मुझे लगा कि मैं भजनों के अतिरिक्त इस तरह की रचनाएं भी लिख सकता हूँ। लेखनी चलाई। मामा जी, जिनका नाम श्री लटूरी सिंह प्रेमी है, उन्हें दिखाता था तो उसमें वो संशोधन करते थे। 10वीं क्लास पास की, छचेना एटा से आर विद्यालय में परीक्षा दी। 12वीं में फिर चले गए अलीगढ़, 11वीं 12वीं में, और ग्रेजुएशन फिर JLN PG कॉलेज एटा, जो गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के बिल्कुल निकट ही है, वहां से ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन में डॉक्टर राकेश मधुकर और डॉक्टर राकेश सक्सेना हिंदी के प्रोफेसर थे, वहां उनका सानिध्य मिल गया। और नुमाइश में जो कवि सम्मेलन होता था, ये कहा जाता है भारतवर्ष का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन लाल किले के बाद कहीं होता है तो एटा नुमाइश का होता है। तो तमाम कवियों को सुनना, और डॉक्टर राकेश मधुकर, डॉक्टर राकेश सक्सेना जी का सानिध्य, रचनाएं बनाना, उन्हें संशोधित कराना। एक दिन मैं अपनी रचना सुना रहा था, युद्ध के बादलों का बहिष्कार करता हूँ, ऑफिस में डॉक्टर राकेश मधुकर जी के सामने। तो उन्होंने कहा, बेटा युद्ध के बादलों का बहिष्कार कर रहे हो और जमीन में धसे जा रहे हो, कविता ओज की इस तरह नहीं पढ़ी जाती है। फिर उन्होंने लहजा, तो इस तरह से उनका सानिध्य मिला और थोड़ी और पंख बड़े हुए। बीएड किया, बीएड में कुछ साथी मिले, कैसे वाचिक परंपरा में कैसे रचनाओं को पढ़ें। और पाठ्यक्रम में जो व्याकरण था, कैसे डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही है? हाँ जी। पाठ्यक्रम में जो थोड़ा थोड़ा सा व्याकरण आता था हिंदी में, दोहा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, सोरठा, तो वहां पढ़ करके ये छंद रचना हमने सीखी। उसके बाद फिर अपने क्षेत्र में आ गए अलीगढ़ में, तो वहां पर क्षेत्रीय कवि सम्मेलन हुआ करते थे गांव गांव में। वहां पर एक पुस्तक मिली हमें पिंगल शास्त्र की, रस छंद अलंकारों का बहुत अच्छा विशद वर्णन उसमें था। और शास्त्रार्थ जो होता था कविता का, उनसे बहुत बारीकी चीज निकलती थी। ग्रामीण अंचल में इतने अच्छे बारीकी बारीक दृष्टि वाले कवि जो मिले, उससे धार मिली। छंद कैसे लिखें, दग्धाक्षर से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, कविता के क्या दोष हैं, उन दोषों से बचें,
क्या गुण हैं, और फिर धीरे धीरे मंचों पर जाना हुआ। पहला अखिल भारतीय मंच डॉक्टर हीरालाल सुमन हाथरस वालों के सानिध्य में पड़ा छर्रा में। उस समय 100 रुपये मानदेय मिला था 2008 में। और उसके बाद फिर तो नए नए कवियों से, राष्ट्रीय कवियों से परिचय हुआ। 2008 में ही डीएवी सेक्टर 37 फरीदाबाद का कवि सम्मेलन मिला हमें। जून के महीने में अमन सिंह शास्त्री जी उस समय थे यहाँ, अनिल बेताब जी का संयोजन था, हमें निमंत्रण मिला। और यज्ञशाला में कवि सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर भी हमारा ठीक ठाक गया। और फरीदाबाद अनिल बेताब जी जो गजलकार हैं वो जी पत्रकार हैं, गजलकार हैं। अपने ग्रुप में वो जुड़े हुए हैं, शब्द वीणा बहुत ग्रुप बढ़िया। में वो जुड़े हुए हैं। जी, और 1-2 साल उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया। तो इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, वाचिक परंपरा के क्षेत्र में मंची कवि के रूप में आना हुआ। बचपन से ही संस्कार उस तरह से मिले हुए थे, और आज आपके सामने जो 2 शब्द कहने का जो हुनर प्राप्त है, वो सब आज की यात्रा जो आपके साथ हो रही है, तमाम गुरुओं के साथ, साहित्यकारों के साथ, पत्रकारों के साथ, मित्रों के साथ ये हुआ है, और आज आपके सामने उपस्थित हैं। बहुत बहुत आपने जो अपनी जीवन यात्रा का जो वर्णन किया, सुनकर बहुत ही हर्ष हुआ कि आपका और हमारा जो बेस है वो एक ही है। और जी अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा साहित्य का जो वो है टच, वो मेरे में भी है। तो ज्यादा तो नहीं हो आपके सामने, तो कहते हैं ना कि वो ना बहुत एक बहुत पुराना हमारा वो है, दोहा है कि सूर सूर तुलसी सजी उड़गन केशव दास, अन्य कवि खद्योत सम जहते हैं करत प्रकाश। तो हम तो खद्योत भी नहीं है, तो खद्योत में भी हमारी गिनती नहीं होती है। बस ये है कि कुछ कुछ थोड़े थोड़े तो काम कर लेते हैं, बस उतना ही आता है हमें। लेकिन आपका सानिध्य मिलता रहेगा, आप जैसे महान कवियों का, तो शायद हम भी कुछ सीख जाएंगे। और इसके साथ ही मैं जो हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिज माहिर जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अशोक सर हैं, अशोक हमारे हरियाणा शब्द वीणा हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, वो हमारे साथ सब फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे प्रोग्राम में उनका जो है आना हमारे लिए बहुत ही उत्साह का विषय है। इसके साथ ही सर मैं चाहूंगी कि आपने कौन सी, मतलब पहली रचना कब और कैसे आपके दिमाग में जन्मी, और वो पल क्या आपको आज भी याद है, या मतलब क्या आप अपनी पहली कविता हमें साझा करेंगे, हमारे साथ करना चाहेंगे? हाँ, उस समय तो तुकबंदियां हुआ करती थी, कोई ज्यादा बात नहीं, साहित्यिक बारीकियां नहीं थी। मतलब फिर भी पहली कविता तो पहली होती है ना, जिसे हम अपने साहित्य यात्रा का बीज बीज कह सकते हैं ना, चाहे वो जी कितनी ही इनमेच्योर थी। आपने कहा कि आपने 8वीं क्लास से लिखा, तो 8वीं जी क्लास का बच्चा आज अच्छे से हिंदी समझ भी नहीं पाता है, जहां तक मुझे लगता है। अगर जी हम उनको एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हिंदी का कहेंगे, तो वो उसमें से 10 वर्ड पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है। या हम एक कविता अगर उनको सुनाएंगे, तो उसमें से 10 वर्ड पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि जो हिंदी का 48 नहीं समझते, उनको 48 बोलना पड़ता है, तो सही बात। वो हिंदी की कविता कैसे समझेंगे। जी तो जी जी। इसीलिए 8वीं क्लास एक बहुत छोटी क्लास होती है। हम्म, हालांकि 10वीं 11वीं से मैंने भी लिखना शुरू किया था, 8वीं से तो जी नहीं लिखना शुरू किया था, पर हाँ बहुत छोटे से मेरे मन में इच्छा हो गई थी कि मैं कुछ करना चाहूंगी, लिखना चाहूंगी। लेकिन लिखा नहीं था, लिखा मैंने 10वीं 11वीं में आकर के लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। आप असल में पहली कविता। शुरुआत की जो मेरी रचनाएं थी, उसमें 40 कविताएं थी। मैंने एक मित्र को दे दिया, और वो मित्र ने उन कविताओं को कभी वापस ही नहीं किया। ऐसा ही होता शुरुआत है। में जो गजल लिखे थे, एक 8वीं किताब में एक पाठ हुआ करता था हमारे पूर्वज में, पितामह भीष्म का। तो पितामह भीष्म की पूरी स्टोरी पढ़ के मैंने एक भजन टाइप लिखा था। महाभारत का युद्ध है, और आ, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कृष्ण के हाथों में चक्र पकड़वा के ही छोड़ूंगा। तो उधर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार उधर से भी होता है, अर्जुन की तरफ से, और इधर पितामह भीष्म तो पितामह थे। तो इतना भयंकर युद्ध होता है कि कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ता है।
उस समय अर्जुन की बुरी हालत हो जाती है। तो उसमें मैंने लिखा था, क्रोध में कृष्ण बहे, हरि कर चक्र सुदर्शन धारो। थोड़ी ब्रजभाषा का पुट है इसमें। क्रोध में कृष्ण बहे, हरि कर चक्र सुदर्शन धारो। उसका बंद है, आज जो हरि कर शस्त्र न गहाऊं, तो शांतन को सुत न कहाऊं। मैं, हाँ इसका टेक ये नहीं है, दूसरे भजन में पहुंच गया। सेना भाज रही, भीषम कठिन प्रतिज्ञा ठानी। इतने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार हुआ कि सेना भागने लगी। तो उनकी प्रतिज्ञा थी, आज जो हरिकर अस्त्र न घाऊं, तो शांतन को सुत न कहाऊं। ठान अत जटिल भई, भीषम कठिन प्रतिज्ञा ठानी। सेना भाज रही, भीषम कठिन प्रतिज्ञा ठानी। ये 4-5 बंद का हमने उस समय लिखा था। पहला ये भजन टाइप था। अच्छा, बहुत ही फिर सुंदर। क्षेत्रीय कवि सम्मेलनों में चले गए तो वहां पर समस्या रखी जाती थी। एक शब्द देते थे तो उस पर रचना लिखनी पड़ती थी। तो मुझे याद है एक हुंडोल में आत्म शांति शब्द दिया हुआ था। आत्म शांति शब्द दिया हुआ था और उसे समस्या पूर्ति करनी थी। आज भी कहीं कहीं है ये प्रचलन, कवि सम्मेलनों में तो नहीं है, क्षेत्रीय कवि सम्मेलनों में है। तो 4 पंक्तियां मुझे अब भी याद है, मैंने जो बनाई थी। ज्ञान बिना जीवन सूना, और योग बिना नहीं आवे कांति। भानु बिना नभमंडल सूना, चंद्र बिना है रजनी भ्रांति। पादप बिन पृथ्वी सूनी, और नेता के बिन सूनी क्रांति। अविचल कहे इस जीवन में, बिन भजन मिले न आत्म शांति। आत्म शांति, बहुत खूब। हाँ, आत्म बहुत शांति खूब और की बहुत ही सुंदर शब्दों का आपने जो है चयन किया उसको 4 लाइनें लिखने के लिए, और बहुत ही सुंदर उसका भाव। तो मैं अगले अपने अपने अगले प्रश्न की तरफ जाती हूँ जी। कि आपके बचपन में या जवानी में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, आपको प्रोत्साहित किया कि आप इस रास्ते को मतलब चुने। तो पहला हमारा जो साहित्यिक गुरु जो थे वो मेरे मामा श्री थे, मैंने बताया था आपको। आपने वो बताया था लिखते जी। थे, हाँ, और भजन गायक भी थे और कथावाचक भी थे। थोड़ा सा उन्होंने प्रयास किया लेकिन किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया। तो प्राथमिक गुरु मैं साहित्यिक गुरु उन्हें मानता हूँ। और उसके बाद एटा में बलराम सरस, जो ओज के बहुत बड़े कवि हैं। बलराम सरस 2008 में पहला कवि सम्मेलन गांव में मैंने कराया था। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अजय अटल, अंतर्राष्ट्रीय गीतकार हैं, देश से बाहर भी जाते हैं। बीएड के साथी थे हमारे। तो बीएड हमने साथ साथ किया तो वहां पर परिचय हुआ, छात्र कवि सम्मेलन भी हुआ। अजय अटल। डॉक्टर अजय अटल। तो उन्होंने कहा, धर्मेश जी आप तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो मंचों पर हैं वो तो आपके मुकाबले कुछ नहीं है, थोड़ी सी आप मंची परंपरा का हुनर सीखिए और आइए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि एक कवि सम्मेलन कराइए आप। तो गांव में जैसे तैसे चंदा करके एक कवि सम्मेलन का आयोजन कराया गया 2008 में। और उसमें आए थे डॉक्टर अजय अटल जो संयोजक थे, मेरे साथी थे, मित्र हैं, अब भी है। बलराम सरस, सुदेश जख्मी, हीरालाल सुमन और लटूरी लठ, हास कवि टूंडला से। ये तो टीम आपके थी। और जितने भी मित्र थे, जितने भी आपके मित्र थे, उन्होंने सबने एक अपना जो तकिया कलाम था वो लगाया था, तो इसीलिए जी, आपने भी अपने नाम के आगे जो है ना अविचल लगा लिया। असल में ऐसा था, मेरा नाम जो कागज का नाम है, सर्टिफिकेट में जो नाम है वो होडिल सिंह नाम है। जी। होडिल सिंह। अच्छा। हाँ, अब सब मित्रों ने कहा कि ये नाम थोड़ा सा जचता नहीं धर्मेश जी। तो बरला में एक हमारे मित्र थे, साहित्यिक मित्र, बोले आपकी पत्नी का क्या नाम है? मैं धर्मवती देवी। और मैं होडिल सिंह अविचल लिखता था। तो बोले अविचल धर्म लिखो आप। तो मैंने कि अविचल धर्म थोड़ा सा नाम जमा नहीं। फिर मैंने ही वहां से पत्नी के नाम से, पत्नी का नाम धर्मवती है तो मैंने धर्मेश कर दिया, और अविचल मेरा लगा हुआ था। तो बहुत धर्मेश बढ़िया। अविचल नाम, ये तो फिर आपको साहित्यिक नाम। डॉक्यूमेंट्स में भी यही नाम चल रहा है या डॉक्यूमेंट में वही पुराना नाम चल रहा है? डॉक्यूमेंट्स में पुराना नाम है।
ये साहित्यिक मंच चलिए, ही आप नाम। धर्मेश अविचल जी के नाम से आप जो है हमारा साहित्य जगत में प्रचलित हैं, क्योंकि जितने भी आपके मैंने वीडियोस देखे हैं या जितना भी आपको जाना है वो आज से 10 साल पहले जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी तो हम आपने जो नाम बताया था वो धर्मेश अविचल ही बताया था, और उसी नाम से आज तक मेरे मोबाइल में वो नाम सेव है। जी। जब आप हमारे घर आए थे तो तब जी। से वो सेव है, और तभी से जो है मेरी बहुत इच्छा थी आपसे बात करने की, पर नहीं पता था कि इतना अच्छा मंच मिलेगा बात करने के लिए। तो बहुत मेरा बहुत भी आभार शौक आपका था। जो मेरे आह्वान पे आप आए और आपसे हमारी बात हो पाई। जी। तो जब आप लिखते हैं तो मतलब मन में किस तरह के विचार सबसे पहले आते हैं, कि भाव आते हैं, शब्द आते हैं, या कोई विषय या शीर्षक पहले आता है, क्या आता है आपके? असल में मेरा जहां तक मानना है, कवि हमेशा कवि नहीं होता। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, किसी विषय पर लिखने बैठते हैं तो 4 पंक्तियां नहीं निकल पाती, और कभी कभी माँ की कृपा ऐसी होती है कि थोड़े से समय में, चंद मिनटों में गीत बन जाता है, पूरी रचना बन जाती है। ऐसा आपका भी अनुभव रहा होगा, सबका अनुभव रहता बिल्कुल, है। सब बिल्कुल ये सभी के साथ है। चलते हाँ। चलते भी बन जाती है कविता, और नहीं तो कलम लेके बैठे रहो तो नहीं समझ में आता है। हाँ, मेरे तो ज्यादातर गीत और कविताएं चलते चलते ही बने हैं। बस में बैठे हैं, भाव आ गया, डायरी निकाली, पेन निकाल लिया और चल दिए। गांव बिल्कुल में यही रहते होना थे, चाहिए। हाँ, खेतों में निकल गए तो भाव आ रहे हैं, निकल गए। बिल्कुल अच्छा, सर, मैं कभी कभी मैं ऐसा होता है, जैसे कवि सम्मेलनों में शीर्षक दे देते हैं लोग। अभी एक बल्लभगढ़ में कवि सम्मेलन हुआ, तो उन्होंने कहा सिंदूर शौर्य गाथा, इस पर आपको 40 मिनट कविता पाठ करना है। तो सिंदूर शौर्य गाथा पर 40 मिनट का मैटर तैयार किया गया। किसी शहीद के ऊपर बोलना है, राष्ट्रभक्ति का तो मैटर हमारे पास ऑलरेडी जब तब लिखते रहते हैं, तो बहुत सारा है। और तो मैं ज्यादातर मैं, चाहूंगी अभी आप मेरे को कोई भी, मतलब जो आपको मनपसंद आपकी वो जो भी है, या सिंदूर शौर्य गाथा ही अगर आप सुनाना चाहें, 40 मिनट तो नहीं पर जितना भी उसका जो मुख्य पार्ट है, अगर आप सुनाना हम्म, चाहें, या जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आप जी, प्रेरणादायक, हमारे जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उनको कुछ प्रेरणा मिले, और हमारे जो नवयुवक बाद में कभी जो फेसबुक पे लाइव है वो देखें, तो उन्हें सुन करके कुछ प्रेरणा मिले। कुछ ऐसा आप हमें सुना दीजिए बिल्कुल जिससे सुनाएंगे। कि जोश आ जाए सब में। मेरी कोशिश ये रहती है, मैं छंदोबद्ध रचना ज्यादा लिखता हूँ। मुक्तकों के अतिरिक्त घनाक्षरी मेरा प्रिय छंद है। जी। मंच पर भी मैं विशेष तौर पर घनाक्षरी ही पढ़ता हूँ। घनाक्षरी, रोला, दोहा, सौरठा, चौपाई, हर गीत का, इन छंदों में विशेषकर मेरी रचनाएं होती हैं। तो मैं घनाक्षरी से शुरुआत कर रहा हूँ, और फिर आपने सिंदूर शौर्य गाथा की बात कही है, तो उसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो कुछ छंद सुन लें पहले आप। परिचयात्मक छंद है। चाहता हूँ लिखूं मैं कहानी संवेदनाओं की, सारे जमाने का दर्द शब्दों में बखान दो। आवाज आ रही है? जी। चाहता हूँ लिखूं मैं कहानी संवेदनाओं की, सारे जमाने का दर्द शब्दों में बखान दूं, और करूं वैसे कृत्य जो हो सबको कल्याणप्रद, मिट सके नहीं पत्थरों पे वो निशान दूं। शब्द शब्द बने मेरा इनकलाब का ही अर्थ, पाए सभी छाया ऐसा सुखद बितान दूं। अभी चलो बनो शशि सी दिखे रो शीतलता, रवि के समान तप तेज का प्रमाण दूं। लेखनी लिखेगी मेरी काव्य साधना के लिए, काव्य से मिलेगी आत्म शांति सब कहते। काव्य ही है परम। लिखता क्यों है कवि, इसमें एक समाधान आएगा। कोई कैसे लिखता है, तो मेरा तो मानना यह है, काव्य का पहला उद्देश्य है शांति। एक कविता छटपटा रही होती है अंदर, और जैसे एक प्रसव वाली महिला को प्रसव पीड़ा होती है और बच्चे को जन्म देती है, तो कविता निकलने से पहले कवि के अंदर भी एक पीड़ा प्रकट होती है। क्योंकि ये कहा गया है, पोएट्री इज द मदर ऑफ सॉरो। काव्य दुख की आत्मा है, और वो तब तक छटपटाहट रहती है जब तक उस रचना का जन्म नहीं हो जाता। उसी तरह के बिल्कुल भाव हैं। सही कहा आपने। लेखनी लिखेगी मेरी काव्य साधना के लिए, काव्य से मिलेगी आत्म शांति सब कहते।
काव्य ही है परमो आनंद प्राप्ति का स्रोत, काव्य में महानता के दिव्य गुण रहते। काव्य करता प्रशस्त राह श्रेष्ठ जीवन की, काव्य से सहज दुखों के पहाड़ ढहते। अविचल जप तप पूजा यज्ञ ज्ञान ध्यान, शक्ति भक्ति मुक्ति स्रोत काव्य में ही रहते। शक्ति भक्ति मुक्ति स्रोत काव्य में ही बहते। विकट संकटों में भी धैर्य डोल पाए नहीं। अब कविता का उद्देश्य क्या है? जागरूकता, उपदेश, जो व्यक्ति भटके हुए हैं उनको सही रास्ते पर लाना। एक सही कह रहे हैं। जवान जब भटक जाती है तो राष्ट्र भक्ति में, राष्ट्र प्रेम में लगाने के लिए कभी हुंकार भरता है अपनी वाणी में, अपनी कविता में, तो वो भटकी हुई जवानी सही ठिकाने पर आ जाती है। विकट संकटों में भी धैर्य डोल पाए नहीं, ऐसा आत्मबल तन में संजोना चाहिए। भविष्य का फल मिले सुख शांति प्रदायक बीज वर्तमान में निरोग बोना चाहिए। राष्ट्र का भी हित हो, समाज भी बने सशक्त, खुशी खुशी ऐसा भार शीश ढोना चाहिए। अविचल उज्जवल रहे चरित्र बेमिसाल, ख्याल स्वाभिमान का सदाई होना चाहिए। ख्याल स्वाभिमान का सदाई होना चाहिए। और इस श्रृंखला का अंतिम छंद और सुने, फिर मैं रचना पर आता हूं जिसके लिए आपने आदेश किया है कि जारी रहेगा अगर प्रबल पुरुषार्थ, हम हीन भावना को ग्रसित ना हो। आज हम देखते हैं कि कोटा में भी जाकर के जो बच्चे अध्ययन करते हैं वो इतनी हीन भावना को ग्रसित हो जाते हैं, फंदा पे लटक जाते हैं। अरे नीरज जी ने एक गीत लिखा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, बहुत सारी संभावनाएं, दूसरी संभावनाएं तलाशिए। एक जीवन में आपको कामयाबी नहीं मिल रही, एक क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिल रही, तो कविता इसी का नाम है। कविता नए क्षेत्र सजोती है, हीन भावना से ग्रस्त लोगों को पुरुषार्थी बनाती है, उसके अंदर चेतना जागृत होती है, सुसुप्त शक्ति को जागराने का काम करती है। तब मैंने लिखने की कोशिश की कि जारी रहेगा अगर प्रबल पुरुषार्थ, तो न कोई भी विफलता निकट आने पाएगी। शक्ति की कठोर कार्य शैली काटेगी, कुचाल सामर्थ्य की वायु हर बाधा को ढहाएगी। संकल्पों की आग जलाएगी सारे अवरोध। जब वेद ने आदेश दे दिया तन्मे मन है शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन संकल्प युक्त हो, तो उस अवधारणा को अपनी चेतना के अंदर जगाइए। और जीवन क्षेत्र बहुत विशद है, उसमें संभावना तलाशी, आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। जारी रहेगा अगर प्रबल पुरुषार्थ, तो न कोई भी विफलता निकट आने पाएगी। और शक्ति की कठोर कार्यशैली काटेगी, कुचाल सामर्थ्य की वायु हर बाधा को ढाएगी। संकल्पों की आग जलाएगी सारे अवरोध, हौसलों की आंधी हीन भावना भगाएगी। अविचल अटल इरादों की तूफानी गत, हर मोड़ मोड़ कर सफलता लाएगी। अविचल अटल इरादों की तूफानी गति, हर मोड़ मोड़ कर सफलता लाएगी। हर मोड़ मोड़ कर सफलता लाएगी। अब ऑपरेशन सिंदूर गाथा की कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं। आपने जो अभी ये पंक्तियां सुनाई, जी युवा वर्ग के लिए एक बहुत अच्छा संदेश था ये, जो जी बहुत जल्दी आजकल जो अपने धैर्य को खो देते हैं, तो जी उन्हें अगर ये पंक्तियां मतलब समझ में आती हैं अगर, तो जी उनको जी बहुत सही ढांढस बात। बनाने वाली ये पंक्तियां थी। जी 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 बिल्कुल। तो रचना तो बहुत लंबी है, कुछ चीजें मैं उसमें सुना देता हूँ। बिल्कुल सर, कविता का बिल्कुल। शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर शौर्य गाथा। जी। देख, 7 मई 25 निशा घर में घुस दुश्मन को मारा। 7 मई 2025। 7 और ये 22 अप्रैल 2025 को जो घटना हुई थी पहलगाम में, उसका बदला लेने के लिए हमारे जांबाज सैनिकों ने, वीरों ने अपने अंदर संकल्प शक्ति को भरा और उसका बदला भी लिया। धर्म पूछ कर मारा था। तो देखें, भूमिका में नहीं जाऊंगा, आप सब समझदार हैं, अच्छी तरह प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, आपके सामने क्या भूमिका बनानी। 7 मई 25 निशा घर में घुस दुश्मन को मारा। 7 मई 25 निशा घर में घुस दुश्मन को मारा। एयर स्ट्राइक में वीरों ने खुद काल रूप धारा। एयर स्ट्राइक में वीरों ने खुद काल रूप धारा। बदला पहलगाम का था 22 अप्रैल कहानी का। बदला पहलगाम का था 22 अप्रैल कहानी का। याद रखेगा वक्त सदा आतंकी अंत निशानी का। याद रखेगा वक्त सदा आतंकी अंत निशानी का। हने 100 दुष्ट कुटिल छोटा सा ट्रेलर दिखलाया। हने 100 दुष्ट कुटिल छोटा सा ट्रेलर दिखलाया। बना अनल सिंदूर रूप
जिसको तांडव का स्वर भाया, कैसे बदला लेते हम बस तुझे यही समझाना था। कर सकते आतंक अंत यह भी संकेत बताना था, कर सकते आतंक अंत यह भी संकेत बताना था। पाप भरे कुकृत्यों का परिणाम भयंकर होता है, मानवता का हत्यारा भी खून के आंसू रोता है। लिखना निजी डायरी में इस दिन को सदा याद रखना, लिखना निजी डायरी में इस दिन को सदा याद रखना। अगर हद में ना आया तो इससे भी बड़े मजे चखना। भारत माँ के वीर धीर गंभीर निडर सेनानी है, भारत माँ के वीर धीर गंभीर निडर सेनानी है। मातृभूमि की रक्षा में गढ़ देते शौर्य कहानी है, नहीं चाहते जंग कभी हम स्वाभिमान के रक्षक हैं। वार नहीं पहले करते जो छेड़े उसके भक्षक हैं, वार नहीं पहले करते जो छेड़े उसके भक्षक हैं। मैत्री करुणा सत्य दया सबसे ही प्रेम किया हमने, मैत्री करुणा सत्य दया सबसे ही प्रेम किया हमने। सर्वे भवन्तु सुखने का जग को संदेश दिया हमने, किरणवंतो विश्वमार्यम का पावनोद्घोष किया हमने। सत्य शांत समृद्धि का जग को आदर्श दिया हमने। परमानवता का कोई जब गला घोटने लगता है, परमानवता का कोई जब गला घोटने लगता है, तो दिल अपना अपने अंदर को कचोटने लगता है। शांत प्रेम के अनुरागी अंगार रूप धर लेते हैं, जग के हित के लिए दुष्ट को तहस नहस कर देते हैं। हम ऋषियों की संतानें जिनके गुण दुनिया गाती है अतीत अपना उज्जवल गरिमा में अपनी थाती है। गदा धनुष धारण करते हम त्रिशूल और चक्रधारी, गदा धनुष धारण करते हम त्रिशूल और चक्रधारी। शक्ति ज्ञान विज्ञान कोश वेदों के गायक वृद्धधारी, शक्ति ज्ञान विज्ञान कोश वेदों के गायक वृद्धधारी। पृथ्वी के आगे गौरी को नहीं बचा तू पाएगा। उसकी मिसाइल गौरी है और हमारी पृथ्वी है। इतिहास पर भी दृष्टि डालें, पृथ्वीराज और गौरी बिल्कुल दोनों तरफ से हम अर्थ लगा सकते हैं इसका। पृथ्वी के आगे गौरी को नहीं बचा तू पाएगा, पृथ्वी के आगे गौरी को नहीं बचा तू पाएगा। अगर अग्नि को चला दिया तो पूर्ण भस्म हो जाएगा, अगर अग्नि को चला दिया तो पूर्ण भस्म हो जाएगा। नाग और आकाश हमारे अस्त्र बहुत जहरीले हैं, ये हथियारों के नाम है अपने। बिल्कुल नाग और आकाश हमारे अस्त्र बहुत जहरीले हैं, तेजस और ब्रह्मोस बहुत ही तीखे और टीले हैं। राजधर्म के रक्षक हम व्रत सदा निभाया जाएगा, इसमें जो बाधा डालेगा निश्चित मारा जाएगा, इसमें निश्चित जो मारा बाधा जाएगा। डालेगा निश्चित मारा जाएगा, बिल्कुल इसमें जो बिल्कुल बाधा डालेगा निश्चित मारा जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक राष्ट्र के नाम संदेश और दुश्मनों को जो है आपने अपने शब्दों के माध्यम से जो है धाराशाही कर ही दिया। तो मैं मतलब बहुत बहुत मतलब जब राष्ट्र प्रेम की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं होगा, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जो हिंदू क्या मतलब हम हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, जी तो हिंदू की जी बात नहीं करती मैं। जो भी हमारा इंडियन जिसे कह सकते हैं हम, जो भी जी जी हमारे भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है या सिख हैं, जब राष्ट्र प्रेम की बात आती है तो ये चारों एक हो जाते हैं। तो जी जी जहां चारों एक हो जाते हैं और सभी मिलकर के सामना करते हैं दुश्मन का, जो जी हमने अभी इसमें सिंदूर जो हमारा जो ये हुआ था, अ, सिंदूर कांड कह सकते हैं, क्या कहते हैं, पहलगाम वाला, इसमें सभी जी ने मिलकर के जो जो जिन आई थी इनकी, जो हमने न्यूज में देखा, सबने देखा कि पूरा देश एक था। तो बहुत अच्छा आपने सुनाया। और हम मतलब क्वेश्चन तो मैं करूंगी ही करूंगी कोई ना कोई, लेकिन हम ये चाहेंगे कि राष्ट्र प्रेम की जैसे बहुत सारी कविताएं हैं आपकी। एक जी पिता पुत्र के संबंध में एक कविता मैंने आपकी सुनी है, कि आप वो कविता मैं जरूर आपसे सुनना चाहूंगी। तो अगर आप वो वाली कविता सुनाएं, पिता पुत्र वाली, थोड़ी उसमें वीर रस भी है और थोड़ा सा परिवार का सामंजस्य भी है, तो आप अगर वो सुनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, उसकी भूमिका स्वरूप बस एक पंक्ति ये है कि हम चैन अमन के साथ राष्ट्र में, देश के अंदर सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई सीमा पे खड़ा हुआ है। तो बिना किसी भूमिका के वो पंक्तियां मंच पर भी बड़ी अच्छी तरह सुनी जाती हैं और आपके इस मंच पर भी प्रस्तुत हैं, आपको पसंद आएंगी। कि राष्ट्र अस्मिता जिनको प्यारी वे सीने अड़ जाते हैं,
और सामने देख मौत को भी उससे भिड़ जाते हैं। राष्ट्र अस्मिता जिनको प्यारी वे सीने अड़ जाते हैं और सामने देख मौत को भी उससे भिड़ जाते हैं। उनके सपने जुड़ जाते हैं भारत माँ की माटी से, उनके सपने जुड़ जाते हैं भारत माँ की माटी से। उन्हें प्यार होता है अपनी सुंदर केसर घाटी से। लहू चढ़ाकर बलवेदी पर अपना फर्ज निभाते हैं, लहू चढ़ाकर बलवेदी पर अपना फर्ज निभाते हैं। स्वयं निछावर होके भारत माँ का कर्ज चुकाते हैं। वे तो सदा चाहते भारत में ना कोई दंगा हो, जब भी अंतिम यात्रा हो तो तन पर कफन तिरंगा हो, जब भी अंतिम यात्रा हो तो तन पर कफन तिरंगा हो। वंदे मातरम मुख से निकले, वंदे मातरम मुख से निकले, भारत माता की जय हो, अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जनगण मन भी निर्भय हो, अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जनगण मन भी निर्भय हो, अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जनगण मन भी निर्भय हो। अब जो परिवार, जिस परिवार से एक सैनिक जाता है सीमा के लिए, मैं उसे समाज में सबसे प्रणम्य मानता हूं। और प्रणम्य है वो माँ जो हंसते खेलते अपने बच्चे को राष्ट्र के लिए सौंप देती है, निछावर कर देती है, निछावर कर देती है। और जब तिलक लगा करके बच्चे को भेजती है, बेटे को भेजती है, तो एक ही बात कहती है कि बेटे कुछ भी हो, तू जिस दिन के लिए पाला था वो समय आ गया और मेरे दूध का तुझे कर्ज चुकाना है। पिता आशीर्वाद देते हुए एक ही बात कहता है, ऐसा कृत्य मत करना जिससे मेरी मूछ नीची हो। दादा आशीर्वाद देते हुए कहता है, मेरी पगड़ी की लाज रखना। इसी तरह से परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, कुछ न कुछ कह करके उसे नियमों में और सिद्धांतों में बांध करके उसे सीमा पर भेज देते हैं। तो उनके लिए कुछ पंक्तियां गीत स्वरूप में लिखी थी, गीत पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ पंक्तियां देख लें कि दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा। वो मां प्रणम्य है जो राष्ट्र के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए अपने कुल दीपक को राष्ट्र को दे देती है। वो देवी प्रणम्य है जो राष्ट्र की लालमा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने मस्तिष्क की सिंदूर रूपी लालमा को राष्ट्र को दे देती है। और वो पिता धन्य है जो अपने बुढ़ापे की लाठी को राष्ट्र को समर्पित कर देता है। और वो बहन भी धन्य है जो राखी की कलाई को राष्ट्र को समर्पित कर देती है। तब ये गीत जन्म लेता है कि दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा, और लिखूंगा उनके बच्चों की आंगन की किलकारी को, और लिखूंगा उनके बच्चों की आंगन की किलकारी को, वृद्ध पिता की लाठी के सपनों की भावी फुलवारी को, देश की खातिर जिसने निज सिंदूर दे दिया, स्वर्ण अक्षरों में ऐसी देवी का अमर सुहाग लिखूंगा। दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। एक चित्र और देखें 4 पंक्तियों में कि एक शहीद हुआ है सैनिक और उसका शव आया है, आंगन में रखा है, आंगन में रखा है। वो शहीद को देख करके, शव को देख करके उस सैनिक की माँ क्या कह सकती है, पिता क्या कह सकता है, भाई क्या कह सकता है। 4 पंक्तियों में उसे पुरोने की कोशिश की कि माँ ने कहा, बेटा धन्य धन्य को खोज्वल की, कर्ज दूध का उतार कर चला गया तू। माँ ने कहा, बेटा धन्य धन्य को खोज्वल की, कर्ज दूध का उतार कर चला गया तू। पिता बोले, मेरी मूछ शान से रहेगी ऊंची, कुटुंब का मान बढ़ाकर चला गया तू। माँ ने कहा, बेटा धन्य धन्य को खोज्वल की, कर्ज दूध का उतार कर चला गया तू। पिता बोले, मेरी मूछ शान से रहेगी ऊंची, कुटुंब का मान बढ़ाकर चला गया तू। भाई बोला, मेरे लिए छोड़ गया है आदर्श, बलिदान वाली राह बता चला गया तू। जिसने भी देखा सुना सबने कही बात, सच्चा राष्ट्र प्रेम निभा कर चला गया तू, सच्चा राष्ट्र प्रेम निभा कर चला गया। और जिस परिवार से, जिस कुटुंब से एक सैनिक जाता है, एक बेटा शहीद होता है, तो मात्र वो ही परिवार के सदस्य गमगीन नहीं होते, और कौन कौन गमगीन होता है उसके लिए कुछ पंक्तियां निकल पड़ी मेरी कलम से। कौन कौन रोया उस समय जब उसका शव आया। देखें कि गांव गली चौराहे रोए, पीपल छाया बिलक पड़ी, गांव गली चौराहे रोए, पीपल छाया बिलक पड़ी, झुकी आम की वी डाली, आंगन की मेहंदी चीख पड़ी। गांव गली चौराहे रोए, पीपल छाया बिलक पड़ी, झुकी आम की वी डाली, आंगन की मेहंदी चीख पड़ी। रोई पगडंडी भी, खलियानों ने भी आंसू छोड़े, रोई पगडंडी भी, खलियानों ने भी आंसू छोड़े। बंधी घेर में बूढ़ी गैया ने पल पलकों में जोड़े, चौपालों के अज्ञानों ने भी सूनेपन को देखा, चौपालों के अज्ञानों ने भी सूनेपन को देखा। दादा के सिमटे गालों पर सदमे ने खींची रेखा, मित्र मंडली यादों में खोई खोई गमगीन हुई, हंसी ठिठोली करने वाली भाभी बहुत मलिन हुई। अम्मा थामे रही हृदय,
एक दृश्य यहाँ पर बनता है, एक चित्र बनता है कि माँ रोते रोते बेहोश हो जाती है, और जब माँ बेहोश होती है तो एक चित्र उसके सपने में उभरता है। बेटा की चेतना उसके मन मस्तिष्क पर प्रवेश करती है, और बेटा क्या कहता है उस समय, माँ अचेत है लेकिन सपने में बातचीत हो रही है बेटे से और माँ से, कि अम्मा थामे रही हृदय, साड़ी का पल्लू बोल पड़ा, एकदम लगा सामने जैसे बेटा आके हुआ खड़ा। आंखें बंद हुई तो सपने में बेटा ऐसे बोला, आंखें बंद हुई तो सपने में बेटा ऐसे बोला, वीर प्रसूता रोती नहीं मात क्यों तेरा दिल डोला, धीरजधार सिंगनी तू है भारत माँ का काम किया, धीरजधार सिंगनी तू है भारत माँ का काम किया, तेरे दूध की लाज रखी बल बेदी पर बलिदान दिया, पुनः जन्म लेकर मैं अम्मा इसी भूमि पर आऊंगा, पुनः जन्म लेकर मैं अम्मा इसी भूमि पर आऊंगा, पुनः पताका यश की सारी दुनिया में फहराऊंगा, भाग्य बड़ा होता जो गंगा में नहलाया जाता है, उससे भी बढ़कर वो है जो कफन तिरंगा पाता है, उससे भी बढ़कर वो है जो कफन तिरंगा पाता है, उससे भी बहुत बढ़कर वो है जो कफन तिरंगा पाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके साथ ही जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। कलावती देवी जी हमारे मैं भी साथ जुड़ी प्रणाम, हुई मेरी हैं, तरफ से भी प्रणाम है निरंतर उन्हें। जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और कमेंट कर रही हैं अच्छे अच्छे। हमारे शब्द वीणा संस्था के उपाध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपका स्वागत कर रहे हैं और आपकी कविताओं को बहुत सुंदर वो कहते हुए आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और हमारी संस्थापिका कुमारी ऋषि प्रदर्शनी जी तो हमारे साथ आदरणीय जो हैं वो जुड़ी हुई हैं शुरू से ही। इसके बाद एक आदरणीय प्यारे चंद कुमार मोहन जी जुड़े हुए हैं, जो आपकी कविताओं को बहुत ही सही कहा आपने, कह करके उत्साह बढ़ा रहे हैं। बबीता गर्ग जी हैं हमारी साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे शब्द वीणा संस्था की मेंबर हैं वो, और उन्होंने आपकी घनाक्षरी छंद का जो है बहुत सुंदर कहते हुए आपका उत्साहवर्धन किया है। उसके बाद दीपक कुमार जी बहुत बढ़िया रचना, बधाई दे रहे हैं आपको। पुष्पा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ ही हमारे साथ बहुत सारे लोग, अशोक अशोक सर तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, आपको बताया था, वो हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और सभी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं, फतेह सिंह सारंग जी हैं, अनंत कुमार त्रिपाठी जी हैं, बहुत सारे, मतलब सभी लोगों के नाम, अगर मैं किसी का नाम छूट गया हो, विजय शंकर जी हैं, किसी का नाम छूट गया हो तो मैं उसके लिए जो है वो कहना चाहूंगी कि मुझे क्षमा करें, क्योंकि कमेंट्स बहुत हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं हर कमेंट को नहीं पढ़ पाऊंगी। पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमें हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। अभी हम सर से, धर्मेश अविचल जी से और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं सर से एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि आपके अभी तक हमने जितनी भी रचनाएं अभी सुनी है वो सारी राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं सुनी है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्या लेखनी आपकी जो है सबसे ज्यादा किस विषय पर चलती है? प्रकृति पे चलती है, भक्ति पे चलती है, या प्रेम पे चलती है, या राष्ट्र प्रेम पे चलती है, या फिर किसी और कोई और ऐसा विषय है जिस पर आप अपनी लेखनी चलाते हैं? क्योंकि मैं आर्य समाज से बिलोंग करता हूँ, तो पाखंड के विरोध में लिखना, अपनी आर्ष परंपराओं के बारे में लिखना, अपने वीरों के बारे में लिखना, ऋषियों के बारे में लिखना, अपनी वैदिक सत्य सनातन संस्कृति के बारे में लिखना, और गांव से बिलोंग करता हूं तो गांव के बारे में लिखना। और मुझे दुख होता है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धरोहर की तमाम परंपराएं चोटिल होती हैं, लोग उन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं जिन पर ये राष्ट्र टिका है, राष्ट्र की संस्कृति टिकी है। हमारे सैनिकों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने जिन परंपराओं को, प्रथाओं को अक्षुण्ण और सजीव रखने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपना सर्वस्व दे दिया, आज हम उन्हें चोटिल कर रहे हैं। तो उन्हें बचाने की पहल भी कविता करती है, और हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आज हम पूछते हैं तमाम आज के युवाओं को, तो फिल्मी दुनिया के सितारों के वो नाम बता देते हैं, और एक बच्चे को, किशोर को आप शिवाजी का और महाराणा प्रताप का चित्र ले जाके रख देना सामने,
तो कोई समझदार बच्चा ही होगा जो उनमें अंतर बता पाएगा। उनसे कहो बेटा मंत्र कुछ सुनाना वेदों के, तो शायद वो सुना पाए। अच्छी संस्थाओं से, अच्छे पुरुषों से, अच्छे महापुरुषों से जुड़ जाए, वो गुरुकुलों से जुड़ जाए, विद्वानों से जुड़ जाए, वो बात अलग है। तो ये मूल्य चोटित हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन सभ्यता के जो मूल्य हैं वो अक्षुण्ण रहने चाहिए। हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा पुरुष, बच्चे, हमारे बुजुर्ग, सबका दायित्व बनता है। तो एक गीत लिखा था मैंने और दिल्ली में उसे प्रस्तुत किया था होली मिलन समारोह में। तो मेरा मन है उस गीत की कुछ पंक्तियां आपको साझा करूं। स्वागत है आपका, उसमें स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। देखें, क्या भविष्य में वे दिन कभी दोबारा आएंगे, क्या भविष्य में वे दिन कभी दोबारा आएंगे, बैठ आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे, क्या भविष्य में वो दिन कभी दोबारा आएंगे, बैठ आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे। मत सुने, जीवन बोझिल बना समस्याओं के ढेर लगे, लुप्त हो गई शांति चारों तरफ ही अंधेर लगे, चालाकी की तुर्प चाल जन जन हथ फेर लगे, कोठी बंगला दिखे नजर ना कोई घेर लगे। अब बच्चे घेर का अर्थ भी नहीं जानते, अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। जानते। क्या छप्पर छान मढ़िया, ये ग्रामीण आंचलिक भाषा के शब्द हैं कुछ। क्या छप्पर छान मढ़िया फिर शान बढ़ाएंगे, बैठ आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे, बैठ आम की छांव। दूसरा बंद देखें, जींस पहनने वाली माँ के रुतबे न्यारे हैं, पल्लू गायब हुआ बिछ गए तीखे खारे हैं। संस्कार तो पल्लू से मिलते हैं, जब वही गायब हो जाएगा तो बच्चों में कहां से मूल्य पड़ेंगे। जींस पहनने वाली माँ के रुतबे न्यारे हैं, पल्लू गायब हुआ बिछ गए तीखे खारे हैं, लोरी की टूटी मर्यादा फिल्म सितारे हैं, फैशन की इस चकाचौंध के अजब नजारे हैं, क्या रिश्ते नाते सबके, क्या क्या रिश्ते नाते सबके मीठे बन पाएंगे, बैठ आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे। और क्या गायब हुआ अगले बन घट गायब हुआ, खड़े बैठे बैठे रोते, अज्ञानों पे दादा के अब किस्से ना होते, टेसू झांझ गए मुन्ना मुन्नी बोझा ढोते। शिक्षा के नाम पर इतना वजन बढ़ा दिया हमने बस्ते का, उसकी जो मानसिक वृत्तियां वो कुंठित हो जाती हैं। कहां से विकास होगा, बचपन छीन लिया हमने। देखें, पन घट गायब हुआ, घड़े बैठे बैठे रोते, अज्ञाने पे दादा के अब किस्से ना होते, धूम धड़ाक मिट गई बच्चे बचपन को खोते, टेसू झांझ गए मुन्ना बोझा ढोते, आंख मिचौनी अटकन बटकन, अटकन बटकन आंख मिचौनी, आंख मिचौनी अटकन बटकन, क्या फिर भाएंगे, बैठ आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे। पहले पिताजी कहते थे, फिर पापा जी शब्द आ गया। मैंने पूछा बच्चों से, बताओ पिताजी में पी हटा दो क्या रह गया, ताजी। पाजी में पा हटा दो क्या रह गया, पाजी। तो बेटा ताजी बढ़िया है क्या पाजी बढ़िया है, इसलिए पापा जी छोड़ के पिताजी शब्द कहो। लेकिन वो भी चला गया, पापा जी भी चला गया, अब डैडी आ गया, डैडी के बाद अब डैड है। देखें, डैड मोम ने माता और पिता को छीन लिया, मैं काले की शिक्षा ने सबको बर्बाद किया, हावी है यसमी सिनेमा धर अंधेर दिया, लगता है संस्कारों वाला गायब हुआ ठिया, सादा जीवन के फिर से क्या, सादा जीवन के फिर से क्या दिन दोहराएंगे, बैठ आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे। अंतिम बंद है गीत का। हमारे यहाँ ऋतु के हिसाब से गीत और भजन हुआ करते थे। फागुन में होली गीत,
और बरसात में मल्हार और मल्हार। आला, हाँ सर्दियों में ढोला। तो वो चीज ढोला आला की संस्कृति, मल्हार की संस्कृति धीरे धीरे गायब है। चैनलों ने सब कुछ छीन लिया। देखिए अब तो डीजे रह गया सर, डीजे। पीछे रह गया। आला ढोला फागु मल्हार राग राग सब छूट रहे, सदियों से पलते रिश्ते नाते भी टूट रहे, वैदिक परंपराओं के पावन घट फूट रहे, भूल गए ही देव अमी पी विष के घूट रहे। अब चले अपने गौरव के क्या, अब चले अपने गौरव के क्या गीत सुनाएंगे, बैठे आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे, क्या भविष्य में वे दिन कभी दोबारा आएंगे, बैठे आम की छांव प्रेम से गीत सुनाएंगे, बैठे आम की छांव प्रेम से गाय चराएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। सर आपको क्या लगता है कि जो हम, आप या हमारे जो भी मतलब पृष्ठभूमि कवि जो अपने उद्गार लिखते हैं, क्या वो साहित्य आज का युवा पढ़ करके जो समझता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, कुछ तो पढ़ते ही नहीं है, और जो पढ़ते हैं, क्या हमारी रचनाओं को पढ़ करके उनमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं? आपका क्या विचार है इस बारे में? जी, अंधकार है वहां, किसी कवि की दो पंक्तियां, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य नहीं। अपने अतीत पर, इतिहास पर दृष्टि डालें, कवियों ने ही क्रांति की है। जब जिस बात की जरूरत पड़ी, कवियों ने उस तरह का साहित्य लिखा। जी मुझे मेरी अपनी रचना एक याद आती है, उसमें मेरी रचना में दो पंक्तियां आई थी कि पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांटते हैं भाई भाई की संपत्ति को। तो मैं आपके सामने बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। एक व्यक्ति आया और बोला, कवि जी आपकी ये दो पंक्तियां सुनकर के मेरा अंदर का जो होश है वो जाग गया है। मेरे भाई से विवाद चल रहा है, मैं आपके सामने कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपने भाई से घाटा ले लूंगा लेकिन लड़ूंगा नहीं। आपकी इन दो पंक्तियों ने मुझे जगा दिया। हमारे पहले, हमारा तो ये इतिहास है राम और भरत का। राम भरत की उसमें राधेश्याम रामायण में आता है कि राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, एक तरफ इधर राम ने और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही रामायण प्राति प्यारी। सर, यहाँ का भाई आपने इसी बात संपत्ति पर नहीं लड़ता था, विपत्ति बांटता था। बिगाड़ आया, हम संपत्ति को बांटने लगे। आज अगर भाई एक दूसरा, छोटा भाई बड़ा भाई एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से ये कह दे, बड़ा के प्रति ये कह दे कि भाई तू जो दे देगा मैं ले लूंगा, और बड़ा भी ये सर कह दे आपको कि भाई रोकना तेरा चाहूंगी, पहले हक आपको रोकना चाहूंगी, सॉरी, आपको रोकना चाहूंगी। जी। आपको पता नहीं, मतलब आपको याद है या नहीं, हम्म, आप हमारे घर आए थे और जी आपने एक कविता भाई संपत्ति के बारे में ही, इसी तरह की कोई आपने एक कविता सुनाई थी कि वो जी घर बहुत अच्छा होता है जहाँ भाई भाई संपत्ति के लिए नहीं लड़ते हैं, सुख के विपत्ति लिए, में मतलब बांटते। वो वाली कविता की कुछ लाइनें मैं आपसे सुनना चाहूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सुने। और ये मेरी, मुझे लगता है मैंने अब तक के साहित्यिक जीवन में कुछ अच्छा लिखा है तो वो मेरी वो रचना है। और वो रचना बहुत जहां जहां अच्छी रचना है और आप हाँ, पूरे जोश से उसको सुनाते हैं। मैं वही जोश यहाँ अभी स्क्रीन पर सुनना चाहूंगी। देखें, भूमिका में न जाते हो, सीधी रचना सुने और कुछ बंद सुन ले, उसकी रचना बहुत लंबी है। और अगर अगर मुझे, मेरे घर में वीडियो रखी हुई है गृह प्रवेश वाली, अगर मुझे मौका लगा तो मैं वो क्लिप जरूर मैं शेयर करूंगी अपने ग्रुप पर, अपने घर की, जो जहां आपने वो कविता सुनाई है। जी जी जी, तो देखें उस रचना को। जी जिंदगी की सत्यता पे आग मत डालिए। तालियों का जब रिदम चलता चलता है ना, तो ये संगीत फेल हो जाता है इस रचना के आगे। और जी वो जोश और वो आनंद आता है इसमें। एक एक जी पंक्ति अंदर तक झकझोरती है, अंदर तक जगाती है लोगों को। जी जिंदगी सत्यता पे आग मत डालिए, भूल कर भी घरों में नाग मत पालिए, अपने अतीत की भी शुद्धता न रोकिए, ऋषि मुनियों की साधना को मत टोकिए, जी रहे हैं लोग जिंदगी को भारो मानकर, बढ़े जा रहे हैं पाखंड का छाता तान कर, कैसे कहें आज सुख से भरी है जिंदगी, अंदर से भारी दुख से भरी है जिंदगी,
दूर होता जा रहा है आदमी से आदमी, आदमी के खून का प्यासा है आज आदमी। पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांटते हैं भाई भाई की संपत्ति को। पति पत्नी में भी विश्वास का अभाव है, बाप बेटे में भी सत्य का नहीं लगाव है। पैसा मापने लगा है संबंधों के रास्ते, संबंधों के खून होते पैसे के ही वास्ते। प्राणहीन हो रहे मूल्य आज देखिए, रिक्त हो रहे सारे स्वदेश आज देखिए। आत्मा को बेचकर लोग पेट पालते, फांसने को दूसरों को जाल चक्र डालते। बिगड़े हालात में सुधार मांगता हूँ मैं, बिगड़े हालात में सुधार मांगता हूँ मैं। गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं। अगला बंद सुने इसका। स्वार्थ भावना में नीतियों को मोड़ा जा रहा, शाश्वत सनातन को भी छोड़ा जा रहा। हो रहा है हर तरफ आडंबरों का चलन, मांस मदिरा कायम हो गया है प्रचलन। टूटते कुटुंब मिथ्या प्रेम रूप हो गया, शांति सद्भावना का राग कहीं खो गया। प्रेम से बड़ा हो गया संपदा का मान, अब अहंकार पोषने का साधन है ज्ञान। अब तोड़ दिया है संबंध धर्म से विज्ञान ने, हे बना ली ध्वंसकारी वस्तुएं इंसान ने। पार्श्विक वृत्तियों का बोलवाला हो गया, देवता था नर आज पूरा दैत्य हो गया। विज्ञापन ने किया है संस्कृति का क्षरण, हो रहा है मात्र शक्ति के सतीत्व का हरण। नारियों की जिंदगी तबाह होती जा रही, धीरे धीरे अपना सम्मान खोती जा रही। धर्मचारिणी विवेकी विदुषी थी नारियां, शक्ति कोश जोश हो से भरी थी नारियां। किंतु नारी नारी कई नाश है याद, भ्रूण हत्या से गिराए नारियों का शास्ता, दे दिया विज्ञान ने रास्ता। होके अंधे तोड़ दिया मूल्यों से वास्ता, घर घर ना रहे मकान सारे हो गए, चैन और आनंद के सामान सारे खो गए। बालकों को बूढ़ों से लगाओ फीका हो गया, सेवा भावना वाला सलीका कहीं खो गया। वैदिक विधान के विचार मांगता हूँ मैं, वैदिक विधान के विचार मांगता हूँ मैं, वैदिक विधान के विचार मांगता हूँ मैं। गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उसमें मेरी एक मित्र हैं, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि कुछ मल्हार मल्हार सुना दीजिए, क्योंकि आषाढ़ का महीना चल रहा है तो उन्हें मल्हार सुनने का मन है। मल्हार का मल्हार लिखी है, लेकिन कंठ तो इस समय उस तरह की नहीं है, लेकिन उस तरह की दूसरी कोई रचना आपके सामने प्रस्तुत करूं मैं। बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाँ, क्योंकि कंठ में वो चीज रहती है जो मंचों पर जिन्हें प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल। हाँ और मैंने जहां तक आपको सुना है आप वीर रस की कविताएं ज्यादा पढ़ते हैं। जी 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 जी। तो आप उस तरह का एक छोटा सा गीत 2 मिनट का, मल्हार से भी ज्यादा आपको उसमें आनंद आएगा। स्वागत है आपका। जी। जिंदगी का लौट कर आया अभी तक ना सवेरा, जिंदगी का लौट कर आया अभी तक ना सवेरा। हर जिंदगी पे लागू होता है। देखें, शांति का प्रतिकार होता, शक्ति का क्षय हो रहा है। प्रेम के ही भाव घायल देख कर दिल रो रहा है। प्रेम के ही भाव घायल देख कर दिल रो रहा है। छा रही है धुंध इतनी, दिखता केवल अंधेरा। जिंदगी का लौट कर
आया अभी तक ना सवेरा, जिंदगी का लौट कर आया अभी तक ना सवेरा। राह जिस पर हम चले थे लोग उससे डर रहे हैं, भूल कर यो औकात अपनी तोड़ अपना घर रहे हैं। कंकटों के कंकटों के बीच कंकड़ों के बीच अपना कर रहे भ्रम बस बसेरा, जिंदगी का लौट कर आया अभी तक ना सवेरा। चैन कोई क्यों चुरा कर वैर हमसे कर रहा है, देख कर हम पर मुसीबत आह सुख की भर रहा है। जाल मेहनत से बुना फिर मूर्ख बन कर क्यों युधेरा, जिंदगी का लौट कर आया अभी तक ना सवेरा, जिंदगी का लौट कर आया अभी तक ना सवेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि साहित्य के जुड़ाव के अतिरिक्त आपका और कुछ किस क्षेत्र में, मतलब चित्रकला में या फिर यात्राओं में, किस में आपको मतलब वो है झुकाव थोड़ा सा? अगर हम साहित्य को एक तरफ रखें तो उसके अलावा दूसरा कोई और हॉबी आपकी? संगीत में भी रुचि रखता हूं मैं। अच्छा, संगीत में भी रुचि रखते हैं आप? तो हाँ, संगीत में आप कोई वाद्य यंत्र वगैरह बजा लेते हैं? एक्सपर्ट तो हम नहीं मानते अपने को, लेकिन हारमोनियम का अभ्यास है। बजा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। साहित्य और संगीत का जो समन्वय होता है ना, वो जी बहुत कम लोगों में देखने में मिलता है। तो जी आपके अंदर वो हुनर है, उसके लिए बहुत बहुत मतलब आपको शुभकामनाएं कि आप इस क्षेत्र में आगे, अगर आप कुछ करना चाहें तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आपके हिसाब से एक अच्छा लेखक या एक कवि बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? क्या ऐसी जरूरी चीज है जो एक कवि के अंदर, चाहे वो किसी भी विधा में लिखता हो, चाहे वो मुक्तक लिखता हो, चाहे वो दोहा लिखता हो, चाहे छंद लिखता हो, पर एक ऐसी कोई कॉमन चीज जो कवि के अंदर जरूर होनी चाहिए? कभी मेरा मानना है, अच्छे अच्छे व्याकरणाचार्यों को मैंने देखा है, विद्वानों को भी देखा है, वो कोशिश करते हैं लेकिन नहीं लिख पाते। परमात्मा और माँ सरस्वती जिस पर कृपा करती है उसके अंदर ये प्रतिभा, ये हुनर पैदा करती है। और रचनाकार या लेखक जहां तक है, उसके सामने तमाम विषय बिखरे पड़े हैं। अब उन विषयों को क्या, कहां तक, किस दृष्टि तक वो किसे चुन पाता है, उसको अपना शब्दों का और कविता का रूप दे दे। और कविता, बात कविता की है तो कविता स्वतः प्रेर अंदर से निकलती है, लेकिन जिन विषयों की हम कविताएं लिख रहे हैं उन विषयों में पारंगत होना भी हमें जरूरी है। जरूरी एक है। कवि को अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, होना चाहिए। श्रोता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने और लिखने से ही कविता के नए नए अंकुर पैदा होते हैं। और उसे शब्दकोश और व्याकरण का भी बोध होना चाहिए। मुक्तक लिखे ठीक है, बढ़िया, लेकिन छंद में रचना, जो छंद आज गायब होते जा रहे हैं, उस पर भी अपना आजमाना चाहिए। हालांकि निराला जी ने कहा था कि छंद में घुट कर के कविता शिष्कियां भर रही है, उसे छंद मुक्त होना चाहिए। समय समय पर हमारे कवियों ने तमाम इस तरह के साहित्यिक आंदोलन किए हैं, लेकिन हमारे साहित्यकारों की जो धरोहर है छंद विधा, वो भी लुप्त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, उसके छंद लिए विधा पढ़ना है। चाहिए। और निराला जी ने तो खैर मुक्त विधा को जो है ना हाँ, बहुत बढ़ावा अच्छे दिया। से प्रोत्साहित किया था। जी तो जी छंद भी होने चाहिए, व्याकरण भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जिसको जैसे भाए। मेरा जी जी मतलब ये है कि जिसको जैसे लेखनी चले और हाँ श्रोता उसको सुन सके और समझ सके। जी हाँ अगर हाँ सरल भाषा में समझ सके तो सरल भाषा में, अगर व्याकरण भाषा में समझ सके तो व्याकरण भाषा में। अगर कोई लिखने का काबिलियत रखता है तो उसको लिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब ऐसा हमने मतलब जगह, हर जगह पढ़ा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। जी जी तो आपको मतलब साहित्य समाज को दिशा और दशा जिसे कहते हैं वो प्रदान करता है।
जी तो आजकल के जो साहित्यकार हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं, शेरो शायरी लिखते हैं, जी गजल जी लिखते हैं, दिल के ऊपर लिखते हैं, प्रेम के ऊपर लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं। आपका क्या मानना है कि साहित्य में कुछ भी लिखें तो ऐसी कौन सी एक जरूरी चीज होनी चाहिए जो मतलब वो होनी ही चाहिए साहित्य में, जिसे हम साहित्य कह सकें? जी जी, मैं आपकी दर्द को समझ रहा हूँ। आज मंचों पर जो अश्लील चुटकुले और वो कहना चाहिए लफ्फाजी जो हावी हो रही है, उसने कविता को चोटिल किया है। आज कवि सम्मेलनों में पूरा परिवार, कुछ कवि सम्मेलनों, कुछ कवियों की कविताएं परिवार एक साथ बैठ करके नहीं सुन सकता। बेटी बैठी है, भाई बैठा है, माँ बैठी है, तो अपने काव्य में इस तरह का ध्यान जरूर रखें, अश्लीलता न परोसी जाए। कविता दिशा देने का नाम है। एक भटके हुए राहगीर को कविता सद रास्ता दिखाने का काम है। लेकिन कविता मतलब जो ये सवाल मेरा था, ये बात मैं भी मानती हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन आजकल का समाज, जो पिछले 2 महीने से हम समाज में देख रहे हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हमने कभी नहीं सुनी, जी जी लगातार समाज में, मतलब हमारे न्यूज में सुनने को मिल रही हैं, हमारे आसपास भी सुनने को मिल रही हैं, और हमसे मतलब हमसे दूर भी सुनने को मिल रही हैं कुछ ऐसी घटनाएं। मैं उन घटनाओं का नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर। तो जी क्या उन घटनाओं का भी तो मतलब हमारे साहित्य पे फर्क पड़ेगा ना? मतलब किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल वो बिल्कुल घटनाएं किसी ना किसी रूप से कलम के द्वारा, किसी ना किसी के द्वारा तो लिखी जाएंगी वो। जी। तो जब वो लिखी जाएंगी तो उसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो जानना चाहूंगी मैं, कि आने वाले हाँ, समय में क्या उसका वो होगा। एक कसक होती है कवि के अंदर। कोई घटना देखता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो एक पीड़ा उठती है और वो उस पर कलम चलाता है, और उस काव्य को, उस रचना को जब समाज के सामने परोसता है, तो सामने वाले श्रोता देखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस तरह का वातावरण कविता बनाती है, हमारे लेखक बनाते हैं, उनके सामने रचनाएं जाती हैं, तो जरूर उन्हें एक दृष्टि मिलती है। तमाम इस तरह के वाक्य हैं। आज घटनाएं हो रही हैं, पूरी सामाजिक व्यवस्था उसकी दोषी है। तो हमारे रचनाकार, हमारे उपदेशक, हमारे साहित्यकार, हमारे लेखक, हमारा ये धर्म बन जाता है इन कुकृत्यों को, दुर्दांत घटनाओं को रोकने के लिए आगे आए, एक क्रांति स्वरूप रचना को क्रांति की धार बनाए। क्योंकि जब जब समाज भटका है, साहित्य ने उसे दिशा दी है। आपने वो सुना होगा नेहरू जी का, और शायद दिनकर जी का है वो, जब नेहरू जी चढ़ रहे थे ऊपर तो उनके पैर लड़खड़ाए, उन्होंने नीचे, दिनकर जी जा रहे थे तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, संभाल लिया। तो नेहरू जी बोले, दिनकर जी आज आपने मुझे संभाल लिया, नहीं तो गिर जाता। तो दिनकर जी का जवाब था कि जब जब राजनीति भटकी है, जब जब सत्ताएं भटकी हैं, तब साहित्य ने उसे संभाला है। तो मात्र सत्ताओं को नहीं, राजनीति को ही नहीं, समाज का कोई भी अंग हो, आज युवा दिशाहीन है, हमारे किशोर किशोरियां दिशाहीन है, तो हम ऐसी रचनाएं उनके सामने परोसें और अपनी रचनाओं को धार दें कि वो अपने सही रास्ते पाए, उनके चरित्र का निर्माण हो, उनके अंदर हमारे पुरातन मूल्यों का संवर्धन हो, अपनी रचनाओं में पुराने राम कृष्ण, गौतम महावीर, सीता सती सावित्री, ध्रुव प्रहलाद, अपने क्रांतिकारियों के चारित्रिक विशेषताओं का फुट हो, तो कविता असर करती है और लोग मुड़ते हैं, आते हैं अपनी दिशा पर, और राष्ट्र समाज का भला करते हैं। कविता एक यज्ञ है, और यज्ञ की सुगंधी जहां जहां तक फैलती है, रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं। तो कविता और लेखन की सुगंधी जहां जहां पहुंचती है, परिवर्तन आता है समाज में। मेरा ऐसा मानना है। मैं आज के इस साहित्यिक शाम के माध्यम से आप जो हमारे दर्शक गण हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, और इस संदेश के साथ ही हम अपनी इस संध्या को समाप्त भी करना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ संदेश दें हमारे सभी दर्शकों को। संदेश यही है कि जीवन में दो चीजें होती हैं, एक यज्ञ और युद्ध। हर व्यक्ति युद्ध लड़ता है, तो एक योद्धा की तरह हम युद्ध लड़ें।
हमारे सामने जो तमाम समस्या परिस्थितियां हैं उनसे लड़ना सीख जाए और हीन भावना को ग्रसित ना हो। जब भी हमारे अंदर इस तरह की कोई विचार पैदा हो, हम कोई कविता की पुस्तक किसी साहित्यकार को सुने, किसी कवि को सुने और हमें दिशा जरूर मिलेगी। तो अपने को सकारात्मक सोच रखते हुए जीवन क्षेत्र में आगे बढ़े। इसमें कुछ पंक्तियां भी हैं मेरी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है यज्ञ और युद्ध। जी तो इसमें जो आपने प्रश्न किया है वो प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा हुआ है। जी, स्वागत है आपका, हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। यज्ञ हो या युद्ध हो, दोनों के लिए सामग्री की जरूरत पड़ती है। जी दोनों के लिए यजमानों की जरूरत पड़ती है, दोनों के लिए पुरोहितों की जरूरत पड़ती है। तो जी जीवन क्षेत्र में हम एक योद्धा हैं, एक पुरोहित हैं, एक यजमान भी है। भूमिकाएं निभाते हुए हम आगे बढ़े तो देखें कि यज्ञ युद्ध को करो समन्वित, जीवन तभी सुसज्जित होगा। बिन प्रण रण के हर पथ पर ही प्राण तुम्हारा लज्जित होगा। जीवन में संकल्प भी हो, व्रत भी हो और उन व्रत पर चलने का एक अच्छा हौसला हो, उत्साह हो। यज्ञ युद्ध को करो समन्वित, जीवन तभी सुसज्जित होगा। बिन प्रेरणा के हर पथ पर ही प्राण तुम्हारा लज्जित होगा। बने आलसी पड़े रहोगे, शापित हो जाएगा तन मन। हलचल करो रहो गतले में, तभी समुन्नत होगा जीवन। ठहरा हुआ सलील अपने में सड़ांत पैदा कर लेता है। ठहरा हुआ सलील अपने में सड़ांत पैदा कर लेता है। बहता जल प्यासे अधरों को तृप्त स्वयं से कर देता है। गतिबिन ब्रह्म में रहती है। अब थोड़ी सी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होगा, आप तो सब समझ जाएंगे, प्रबुद्ध साहित्यकार हैं। गतिबिन मत ब्रह्म में रहती है, छती छत सहता रहता मन। लय तुक तानन बेनगत आते, आशा रहित निकलता हर क्षण। शांत क्रांति का ही फल होता, भीषण समर भ्रांति हरता है। भय भ्रम भार हारते रण से, प्रण रण नवल सृजन करता है। सूक्ष्म बीज में हलचल होती, तब नव अंकुर पैदा होता। बनता बृहद वृक्ष गत से ही, बीज स्वयं जब खुद को खोता। बिना जले कब दीपक सोचो, अंधकार को हर पाता है। खेत जोतकर मेहनत करके कृषक अन्न को उपजाता है। सागर में तूफान मचलता, ज्वार जबर कलमा सर लेता। रत्नों को ला देता तट पर, सबको तरोताज कर देता। चलता मंथन कड़ा रही से, दत्त तब अपना रूप बदलता। चलता मंथन कड़ा रही से, दत्त तब अपना रूप बदलता। बनता तक्र घनत्व मिटाकर, सार तत्व नवनीत निकलता। हिना घिसी जाती सिलवट पर, हरा रूप बन जाता लाली। सुंदर रूप तभी तर पाते, काट छाट जब करता माली। घिसता कटता छठता पाहन मंदिर में पूजा जाता है। युद्ध और संघर्ष बिना जग में न कोई इज्जत पाता है। कुंदन रूप स्वर्ण तब बनता, अनल मध्य में जब तपता है। जन से बने महाजन तब जब कठिन दशाओं में खपता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने बन बन में विचरण करके। योगी राज कृष्ण कहलाए, कर पर चक्र सुदर्शन धर के। बने पवन सुत अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता राम काज कर। इसीलिए है आर्य पुत्र उठ, निज अतीत पर सदा नाज कर। बंदा ने गुरु के कहने पर तज बैराग शस्त्र को थामा। मातृभूमि को हुआ समर्पित, कर ली स्वयं मृत्यु की सामा। गुरु गोविंद की कई पीढ़ियों ने अपनी कुर्बानी दे दी, धर्म राष्ट्र के लिए जवानों ने भी जबर जवानी दे दी। झुके न राणा घूमे जंगल, आन बान पर आंचन आई। मां पन्ना ने राज धर्म के प्रति अनुपम निष्ठा दिखलाई। वीर शिवा के रण कौशल से दुश्मन थर थर कप जाते थे। मुट्ठी भर सैनिक था दल पर भी भारी पड़ जाते थे। इसीलिए भय मत करो कभी भी, रण से संघर्षों को आमंत्रण दो। अपनी हर गतिविधि में हर पल संस्कारों का आकर्षण दो। शास्त्र को समझो, जीवन में दोनों को सम्मिलित कर लो। आदर्शों को आत्मसात कर सारे अभिशापों को हर लो। मिटना कटना जलना गलना, मिटना कटना जलना गलना क्षत्रियों की श्रेष्ठ निशानी। कहता भारत उठो जवानों, लिखो लहू से नई कहानी। हो जाएगी सफल जिंदगी, यज्ञ युद्ध के पथ पर आओ। अविचल यश फैलेगा जग में, जीवन अपना सफल बनाओ। अविचल यश फैलेगा जग में, जीवन अपना सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें यहाँ दिया। और मैं अलविदा तो नहीं कहूंगी, बस यही कहूंगी कि बहुत कम आपको सुना है। और जब भी कभी समय मिलेगा हम आपको दोबारा सुनने के लिए आमंत्रित करेंगे और दोबारा आपको बुलाएंगे। और दो शब्दों के साथ मैं जो है इस प्रोग्राम में, मतलब इस प्रोग्राम में विराम दे रही हूँ। सिर्फ आपको विदा नहीं कर रही हूँ। आपसे सिर्फ यही आग्रह है कि कुछ समय के लिए मतलब आप और अच्छा सृजन करें, और सृजन करके फिर दोबारा हमारे पास वापस आए जब भी हम आपको बुलाएं। तो दो शब्द दूंगी कि दोहों की लय में धार है, मुक्तक में अभिव्यक्ति का तेज, घनाक्षरी में गर्जन सी, और गीतों में सूर्य किरण ली है सहेज। तो ऐसे ही आप अपने शब्दों को सहेजते रहें और प्रकाश फैलाते रहें समाज में। और इसी शुभकामना के साथ मैं आपको
नमस्कार करती हूँ। शब्द बीड़ा और साहित्य राष्ट्रीय साहित्यिक सह सांस्कृतिक संस्था के समस्त पदाधिकारी, आप सचिव हैं, आपको भी, जो संस्थापक हैं उनको भी, कोषाध्यक्ष जी को भी, और जितनी इकाइयां हैं उन सबको, सबके पदाधिकारियों को, जितने श्रोता जुड़े हुए, दर्शक जुड़े हुए, सबको नमस्ते, पुनः आभार, वंदन, अभिनंदन। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। इति ओम शम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम नमस्ते।